Myself Dinesh Patidar and I am going to lecture on अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कल मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, कि अकाउंट्स में हमारे कितने चैप्टर है, ठीक है, उनको कैसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी कि आपने इसके पार्टनरशिप की थ्योरी तो 11th क्लास में रीड कर रखी है ना। फिर उससे रिलेटेड हम कुछ आज क्वेश्चंस और थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कुछ थ्योरी कवर करेंगे कि जो 12th क्लास में कौन कौन सी हमारे पास में थ्योरी अवेलेबल है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं रीड करवाऊंगा। ठीक है, और जो एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, ठीक है, उनकी हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और आप ये जो बुक्स है इसकी अगर पीडीएफ वगैरह अगर कुछ पीडीएफ अगर आपको फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट में करके लिख देना। ठीक है, तो मैं कमेंट में आपको जिसका भी कमेंट आएगा उसमें आपका मोबाइल नंबर लिख देना, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ फाइल है अवेलेबल करवा दूँगा ऑन व्हाट्सअप। ठीक है, और मैं इसमें आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा जिससे आप इजीली मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं कि अगर कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज आई है तो मैं आपको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपको फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको इस लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर ले और मुझे ईजिली व्हाट्सअप कर दे, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ फाइल है इसकी वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप घर पे ही कोई बैठ कर क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी कि बेटा हमें यहाँ पर पार्टनरशिप का मीनिंग तो हमें क्लियर है कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, और इसे कैसे फॉर्म किया जाता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट बना होता है इसको बनाने का। ठीक है ना, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है। ठीक है, पर हमें इसकी क्या सीखना है, अकाउंटिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मैनेज की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे सेकंड फॉर्म होता है हमारे पास में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये है ना। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप होती है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन काम करता है। ठीक है, पर सिंगल पर्सन काम करने के कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पार्टनरशिप बनाने का मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रीज़न होता है बेटा कि कोई एक ही पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर एक ही पर्सन सारी क्वालिटी नहीं होती, ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, कई सारे पर्सन मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और मोर पर्सन, ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन बात करें तो 2 और मोर पर्सन कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट ऑन डिसाइडेड रेशो। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपस में क्या करते हैं, डिसाइडेड रेशो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर ये जरूरी होगा कि 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि एक अकेला व्यक्ति कभी पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, कम से कम 2 बिजनेस के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे, पार्टनर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टनर 20 हो सकते हैं। ठीक है, 20 पार्टनर। ठीक है, हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट और हमारे बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर न्यू पार्टनरशिप में अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें 50 मेंबर तक हो सकते हैं, पर हमारे पास में 50 मेंबर का भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हमारे कोर्स में चेंज हुआ हो। तो हमारे कोर्स में अभी 20 मेंबर है तो हम 20 मेंबर लेके चलेंगे। मैक्सिमम 20 होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर 10 होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है क्योंकि थ्योरी पढ़ रखी है हमने, है ना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड बात करते हैं बेटा। पहली बात तो होती है पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे पहला रीज़न है कि जहाँ पे अगर एक सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, तो वो डिसीजन लेता है। ठीक है, पर जहाँ पे 2 पर्सन मिलकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो पहला रीज़न होता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो सही डिसीजन लेंगे, इसकी चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। चाहे 2 पर्सन होंगे या 4 पर्सन डिसीजन लेंगे तो और भी सही डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो उनकी डिसीजन लेने की पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, पहली बात। सेकेंड है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी सबसे सही है कि जितने पार्टनर आपस में मिलेंगे तो वो कैपिटल की जो लिमिटेशन है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, यानी कि वो कैपिटल ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक बिजनेस का एक्सपांशन इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल्स ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैसा भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट की जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद में बेटा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पार्टनरशिप जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए बेटा कि 2 पार्टनर है, एक पार्टनर के पास में एजुकेशन नहीं है, दूसरे पास में एजुकेशन है, तो क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर के पास में कैपिटल ज़्यादा है, दूसरे पास में एजुकेशन ज़्यादा है, तो दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं ताकि उसे एजुकेशन का नॉलेज हो जाए और इसके पास में कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करती है, पार्टनरशिप फॉर्म स्टेबलाइज की जाती है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया पार्टनरशिप फॉर्म क्यों बनाई जाती है उसका रीजन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या फ़र्क है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि पार्टनर जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सपोज बेटा A B और C 3 पार्टनर है। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, A B और C, ये क्या है, इंडिविजुअल पार्टनर है। ठीक है, पर अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो अगर इन तीनों को एक साथ देखा जाएगा तो इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोला जाएगा, फॉर्म। ठीक है,
इसे अगर हम एक साथ देखेंगे बेटा तो इसे हम बोलेंगे फर्म, ठीक है। यानी कि ए बी सी अगर तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पर इनको एक अलग अलग देखा जाता है कि ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, तो ये क्या इंडिविजुअल पार्टनर है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल है तो ये इंडिविजुअल पर्सन है, पर इन तीनों को अगर जब एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, यानी एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो तीनों को अगर जब हम एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप करी है, तो उसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फर्म क्या होता है, एक रजिस्टर्ड नेम होता है, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, कोई फर्म का नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा इन्होंने रख दिया कि ए बी सी एंड एसोसिएशन, ठीक है, क्या फर्म का नाम रख दिया, ए बी सी एंड एसोसिएशन फर्म, ठीक है, एसोसिएशन फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एसोसिएशन फर्म का ये क्या कर सकते हैं, नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, एबीसीएन फर्म, एसोसिएशन फर्म क्रिएट कर दी बेटा इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या है कि पार्टनरशिप फर्म का नेम है, ठीक है। ये कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो सिंगल पर्सन है, और पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब तीनों पार्टनर आपस में मिलकर क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं एक बार, है ना, जो मैंने बताई। क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट में ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है, टू और मोर पर्सन। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन, ठीक है, यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन हो जाए। हु हैव एग्रीड टू, एग्री मतलब वो सभी एग्री होना चाहिए कि हम आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं और कैरी करना चाहते हैं बिजनेस, ठीक है, बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सभी मिलकर भी कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम मतलब कोई एक पर्सन भी पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकता है सभी की ओर से, मतलब समझ में आ रहा है ना। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सभी एक्टिंग करेंगे, यानी कि सब ऐसा देखेगा कि सब पार्टनर है, ठीक है, पर काम करने वाला एक ही, ऐसा भी पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है, ऐसा भी अलाउ है। जैसे मान लीजिए बेटा 4 पार्टनर है, ए राम, श्याम, मोहन और सोहन, ठीक है। अब ये 4 पार्टनर, इनमें से सोहन ही क्या करता है, पूरी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी करता है, ठीक है, और बाकी 3 पार्टनर नाम के तो भी चल सकता है, क्योंकि वो सभी एग्री कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सभी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो सभी एग्री अगर करते हैं तो कोई एक पार्टनर भी क्या कर सकता है, बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लाइन है एनी ऑफ देम मतलब कोई एक ही, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सभी की ओर से काम कर सकता है। चलिए, ये डेफिनेशन हो गई हमारी क्लियर, ठीक है, याद कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932, पार्टनरशिप एक्ट सबको पता होगा, 1932 के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आए। और इसकी PDF फाइल मैंने आपको बता दिया है कि मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ में, ताकि आप घर पे बैठ के इसकी थ्योरी अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक एक करके एक पॉइंट लेकर लेंगे, करके लेते समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट नहीं। मतलब लीगल मतलब ये कि कोई जो प्रोडक्ट है हम मार्केट में सेल करेंगे वो लीगली होना चाहिए, इलीगल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इलीगल प्रोडक्ट यानी कि जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में सेल करने के लिए पार्टनरशिप करोगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी, वो इलीगल प्रोडक्ट। लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट सबसे पहले जो बोर्न होता है ना पार्टनरशिप का, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। 2 चीज़ ध्यान रखना, एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, ठीक है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है क्या वो रिटर्न ही होना ज़रूरी है या ओरल भी हो सकता है, तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो सर ओरल में तो फिर क्या प्रूफ ही नहीं रहेगा हमारे पास, तो ठीक है ना। इसलिए क्या होता है 90% लोग क्या करते हैं, उसको रिटर्न में ही प्रूफ करते हैं, ठीक है, रिटर्न में ही लिखते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट। सेकंड है बेटा कि बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होगा, बिजनेस हम करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, सभी पार्टनर मिलकर जो बिजनेस करेंगे उसका मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया बेटा हमारे पास में क्या, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है। द पार्टनरशिप शुड बी फॉर्म बाय रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। रनिंग ऑफ बिजनेस सच इज अ बिजनेस शुड बी लीगल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा उसका, प्रॉफिट अर्निंग। थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट क्या किया जाएगा, पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टनर है, सभी ने मिलकर बिजनेस किया है, ठीक है, सभी ने मिलकर कंपनी के
पार्टनरशिप के अंदर क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो ये कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर वो सभी को क्या किया जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इनके बीच में जो शेयर रेशो होगा, जो इन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। जो भी रेशो हो इनका 3:1 या इक्वल रेशो हो, ठीक है, जैसे अगर इन्होंने कैपिटल लगाई उसके बेसिस पर ये रेशो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। 3 पॉइंट क्या गया, सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जो लीगली बाउंड करेगा इनको कि बिजनेस करना है, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो वही बिजनेस कर सके, ये लीगल एग्रीमेंट। सेकंड क्या दे रखा है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बिजनेस का, प्रॉफिट अर्निंग। थर्ड पॉइंट दे रखा है बेटा हमको क्या, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिवीजन यानी कि प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा सभी पार्टनर के बीच में, ठीक है। लिख भी रखा है, प्रॉफिट शुड बी बिजनेस इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। पार्टनर आर ओनली द इंटाइटल टू प्रॉफिट बट दे आर ऑल्सो बियर द लॉस, मतलब सिर्फ पार्टनर प्रॉफिट के लिए इंटाइटल नहीं है, कभी लॉस हो गया तो लॉस के लिए भी इंटाइटल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया, फोर्थ पॉइंट क्या दिया, नंबर ऑफ पार्टनर ये नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्या मिनिमम कितने पार्टनर होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में, 2, ठीक है। मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 20, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में कितने हो सकते हैं, 10, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर ये नहीं कि कितने पार्टनर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। सर कभी 20 से ज़्यादा हो गए तो वो बिजनेस इलीगल हो जाएगा, और जब बिजनेस इलीगल हो जाएगा तो ये चीज़ पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं कही जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जितने मेंबर बताए गए हैं उतने ही मेंबर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद रनिंग ऑफ पार्टनरशिप मतलब सभी पार्टनर मिलकर रन करना चाहिए, ठीक है। तो रनिंग मतलब कि बिजनेस करना किसको है, तो सभी पार्टनर को मिलकर करना है, ठीक है। एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बोलता है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ द बिहाफ ऑफ ऑल। समझ में आ गया ना, सभी मिलकर बिजनेस करेंगे और किसी सबकी ओर से एक व्यक्ति भी मिलकर कर सकता है, ठीक है। जिसमें मैंने कि अभी डेफिनेशन में बताया था कि सभी की ओर से एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, ठीक है। सभी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी समझ में आता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप है ना, उसमें जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड में लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई एक्सपेंसेस अगर आपको पे करना है या कोई लाइबिलिटी आपको पे करना है ना, और अगर बिजनेस की सारी एसेट्स खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी सारी एसेट हमने सेल भी कर दी मान लीजिए, है ना, और लाइबिलिटी फिर भी पूरी पे नहीं हुई, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से भी क्या करना पड़ेगा, इस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड यानी कि पर्सनल एसेट्स को से भी पेमेंट करना होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है ना, इन्होंने 1-1 लाख रुपये बिजनेस में लगाए, ठीक है, तो 3 लाख रुपये बिजनेस में एसेट्स हो गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए इन्होंने 5 लाख रुपये का लोन भी लिया, है ना, और मान लीजिए कि बेटा ये 5 लाख का लोन इंटरेस्ट के साथ पे करना था, है ना, और धीरे धीरे बिजनेस करते गए और लॉस होता गया, है ना, और बिजनेस में अंदर लॉस होता गया, इस वजह से वो लोन का रिपे नहीं कर पाए, ठीक है। धीरे धीरे इनकी जो कैपिटल थी बिजनेस में 3 लाख रुपये वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब बिजनेस का जो लोन है 5 लाख रुपये वो पे करना है विथ इंटरेस्ट के साथ में, जो पे नहीं कर पाएंगे तो ये पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स यानी कि अपनी पर्सनल एसेट्स से यानी कि अपनी जो कैपिटल है उसको और इंक्रीज़ करेंगे वो, या फिर अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करेंगे, ठीक है। अपने पर्सनल एसेट्स को सेल कर भी क्या करना पड़ेगा, इनको इस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद एजेंसी रिलेशनशिप होती है। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, 5-6 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है। पर एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर जनरली पार्टनरशिप के अंदर कोई अथोराइज पर्सन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कोई पार्टनर जैसे इस टाइप के नहीं होंगे कि ये बॉटम लेवल का है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि हम ले सकते हैं कि जैसे कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, फिर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फिर शेयर होल्डर, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है कंपनी के अंदर होती है, ठीक है। शेयर होल्डर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद में मैनेजर, फिर उसके बाद में एम्प्लॉइज़, वर्कर्स, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है वहाँ पर सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, ठीक है। वहाँ पर सबसे ऊपर कौन आता है कंपनीज के अंदर, शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर के नीचे आते हैं बेटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आता है बेटा कंपनी में मैनेजर, मैनेजर के नीचे आते हैं बेटा एम्प्लॉइज और वर्कर्स, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर एजेंसी रिलेशनशिप मतलब सभी पार्टनर को सेम राइट्स होते हैं, ठीक है। कोई किसी के बिहाफ पर या किसी के अंडर में काम नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए बेटा अगर कोई पार्टनर अपने बिहाफ का प्रॉफिट है वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, तो सभी पार्टनर अगर एग्री करेंगे तो वो अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है, किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ठीक है। जैसे कंपनी के अंदर बेटा कंपनी सेपरेट होती है और उसके मेंबर सेपरेट होते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग ट्रीट किया जाता है, वैसे पार्टनरशिप को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता है। यहाँ पे पार्टनरशिप और उसके पार्टनरशिप फर्म और उसके मेंबर दोनों ही एक ही रहते हैं, अलग अलग सेपरेट नो सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही रहेंगे, ठीक है। इसका भी कई सारे बेनिफिट होते हैं जो आप कंपनी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है जिसमें 2 और ज़्यादा मेंबर होते हैं, वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की कंडीशन होती है, ठीक है। रनिंग ऑफ बिजनेस यानी सभी की ओर से सभी बिजनेस कर सकते हैं या सभी की ओर से कोई एक बिजनेस कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। ये क्या है पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या क्या समझ में आ गया, अच्छे से लर्न कर लोगे एक बार में, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना इनको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक। सेकंड है बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या है सेकंड? पार्टनरशिप डीड। डीड यानी होता है एग्रीमेंट। डीड यानी क्या होता है? एग्रीमेंट। अब बताइए, अगर जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप फॉर्म तो क्रिएट ही नहीं होगी। इसलिए क्या क्या है कि डीड 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 का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। डीड यानी एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसे कहेंगे? जिसके जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, जिसके अंदर बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है पार्टनर्स की, ठीक है। व्हेन पार्टनर इज ज्वाइनिंग फॉर द बिजनेस इन कंडक्टिंग द रिटर्न एग्रीमेंट बिहाफ ऑफ द ऑल द पार्टनर, ठीक है। सभी पार्टनर की बिहाफ पर एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिख रखा है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन द पार्टनर। पार्टनर के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी लेस ड्रॉन ऑन द म्यूचुअल राइट्स। उनके खुद के राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, ठीक है। मतलब ड्यूटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो उनके डीड के अंदर एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। क्यों लिखनी होती है? अब आप बताइए, अगर ड्यूटीज, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर नहीं लिखी जाएगी तो अगर मान लीजिए कल दिन अगर कोई वर्क है कि जिसमें किसी एक पार्टनर को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बोलेगा ये वाला वर्क आप करो, ये मैं करूँगा, ठीक है। तो आपस में क्या होंगे? डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जब वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ही क्या कर लेते हैं कि एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? पहले से ही एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। कैसा होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, सभी पार्टनर के बीच में, ठीक है। क्यों क्यों बनाया जाता है इसको? क्योंकि उनके राइट, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, मेन कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना, कि क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या कंटेंट लिखे जाएंगे? नॉर्मली तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट क्या होंगे? पार्टनरशिप फर्म का नेम होगा, है ना। जैसे अपन सिंपली एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ना टेलेंट के साथ में, है ना, तो उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, ठीक है। ओनर का नाम होता है, जो रेंट पर रहना है उसका नाम होता है, ठीक है। उसमें एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। वो सारी जो टर्म्स कंडीशन होती है, वो सारी टर्म्स कंडीशन पार्टनरशिप की भी लिखी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा? पार्टनर्स के नेम होंगे, फर्म का नाम जो भी इन्होंने डिसाइड किया। फर्म का नाम मैंने समझा है ना, क्या होती है फर्म? फर्म मतलब सबको मिलाकर देखा जाता है तो फर्म होती है। सारे पार्टनर को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो फर्म, ठीक है, और सिर्फ इंडिविजुअल देखते हैं तो वो पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में फर्क होता है ना। तो पार्टनरशिप फर्म का नेम जो उन्होंने रजिस्टर करवाया, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करेंगे वो, ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, होलसेल, रिटेलर, या फिर जो भी उनका क्लॉथ का बिजनेस है, या फिर उनके पास में फ्रूट प्रोसेसिंग है, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो, है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा वो भी उसके अंदर लिखा जाएगा। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर लिखे जाएंगे, कितने पार्टनर है, उनके नेम क्या है, उनका पेन नंबर क्या है, ठीक है, उनके एड्रेस क्या है, ठीक है, वो चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएगी। सबसे फर्स्ट बिहाफ पर तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? इसके अंदर फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो टर्म्स कंडीशन है, ठीक है, जैसे टर्म्स कंडीशन क्या क्या, कि जैसे पार्टनर ने क्या कैपिटल बिजनेस में लगाई है, ए ने कितनी लगाई, बी ने पार्टनर ने कितनी लगाई, सी पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, वो लिखी जाएगी, ठीक है। ताकि कभी पार्टनरशिप फर्म से कोई अगर रिटायर होता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। तो उनकी कैपिटल लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये लिखा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में उसके जो प्रॉफिट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लिखा जा सकता है, ठीक है। जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसने कम लगाई उसका कम प्रॉफिट होगा, ये भी हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका क्या रेशियो रहेगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम और डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप की क्या राइट्स रहेंगे, उनके क्या ड्यूटीज़ रहेगी, ड्यूटी लिख सकते हैं इसके अंदर। ड्यूटी मतलब कि उनका वर्क क्या रहेगा, ठीक है। जैसे पार्टनर ए है वो मार्केटिंग का काम देखेगा, पार्टनर बी है वो परचेस का काम देखेगा, पार्टनर सी है वो सेल का काम देखेगा, ठीक है। तो इनकी जो वर्किंग है वो भी क्या कर सकते हैं? ये फिक्स कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ठीक है। और उसके बाद में भी कुछ और भी नॉर्म्स है, जैसे कि वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इनकी जो सैलरी, जैसे सैलरी भी हो सकती है पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर कोई पार्टनर अगर बेटा एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करता है, जैसे नॉर्मल घंटे जो बिजनेस हॉर्स है वो लिख सकते हैं कि नॉर्मली बिजनेस 6 आवर्स से कंटिन्यू किया जाएगा, है ना, और 6 आवर्स सबको काम करना होगा। पर कभी सीजन का टाइम होता है और ज़्यादा टाइम करते हैं वर्क, है ना, तो किसी पार्टनर ने बोला कि ठीक है आप मैं बिजनेस को 8 घंटे रन करूँगा, तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा का क्या करना, अलग से पेमेंट कर देना, सैलरी दे देना, ठीक है। तो उसकी भी क्या कर सकते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें क्या करना है हमको? पार्टनरशिप
डिट के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखनी होगी, डिट के अंदर लिखनी होगी, है ना। नेसेसरी पार्टनरशिप डिट नेसेसरी ज़रूरी होती है बेटा, है ना, ठीक है। कई रीज़न होते हैं, देखो काय के लिए डिट नेसेसरी होती है। एक तो डिस्प्यूट नहीं हो फ्यूचर में, सबसे पहली चीज़ ना, कन्फ्लिक्ट नहीं हो। कन्फ्लिक्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि बाद में जाके 10 साल बाद ये बोल रहा है कि मैंने 10 लाख रुपये लगाए थे, आप बोल रहे हो 8 लाख लगाए थे, ठीक है। तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए, ठीक है, आगे जाके, ठीक है। इसलिए भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाए, इसलिए भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, ठीक है। और उनके राइट्स और ड्यूटीज़ उनकी फिक्स करने के लिए तो 3 मेन रीज़न होते हैं, है ना, जो लिख रखे हैं कि डीड बनाने के यानी एग्रीमेंट फॉर्म करने के 3 रीजंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेटलमेंट ऑल डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम इजीली सेटल कर सकते हैं फ्यूचर में कि देखो अपन ने एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है और अपन कैसे उसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है। कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीमेंट, है ना। फिर उसके बाद लिख रखा है थ्रू देयर हेल्प फॉर दिस एनी कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है ना, ऑफ द बिजनेस इन इजीली द रिजोल्व, ठीक है। इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको देखकर उस कन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। सर ये डिस्प्यूट, फिर इसमें क्या फ़र्क है, उसमें कोई सेटलमेंट करना है और इसमें कोई डिस्प्यूट है, समझ में आ रहा है ना। इसमें कोई डिस्प्यूट है ना, उसका सेटलमेंट करना है, इसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों में फर्क है ना। कोई कंफ्लिक्ट हुआ तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि लिमिट फॉर द म्यूचुअल राइट्स, ठीक है, उसकी राइट और ड्यूटीज़ क्या रहेगी उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन किया हमने। अब देख लेते हैं कि इस डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रखना होगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंटेंट इंक्लूड होगा कि कैसे डीड के अंदर बनाएंगे हम एग्रीमेंट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी या कौन कौन से आइटम्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म का एड्रेस लिखा जाएगा, उसका नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। नेचर लिखा जाएगा बिजनेस का, किस चीज़ का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, होलसेल रिटेलर रीजन, ठीक है, जो भी जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो वो लिखा जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा पार्टनर्स का, कि पार्टनर है उनकी क्या नाम और क्या एड्रेस है उनके, है ना। नेचर और फुल एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस लिखे जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी चीज़ जरूरी, ड्यूरेशन मतलब कि कितने समय पार्टनरशिप रन होगी, ठीक है, यानी कि 4 साल 10 साल 15 साल को भी लिख सकते हो। और अगर नहीं आपको पता है कि सर हम तो हमेशा करना है तो एज वेल एडविल, ठीक, मतलब आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर ऐसा माना जाएगा कि वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है, आपको नहीं पता है तो, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ड्यूटीज़ एंड राइट्स लिखे जाएंगे कि किस पार्टनर की क्या ड्यूटीज़ है, मैंने बताया ना, परचेस कौन करेगा, सेल कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, ठीक है ना। तो वो उनकी ड्यूटीज़ क्या कर सकते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। राइट्स मतलब उनको किस चीज़ का राइट है, प्रॉफिट में शेयर का राइट्स है ना, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग लेने का राइट्स है, ठीक है। तो उनके राइट्स भी क्या किए जा सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखे जा सकते हैं। कैपिटल ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है, ठीक है, ईच पार्टनर ने, ठीक है, वो भी क्या की जा सकती है, डीड के अंदर मेंशन की जा सकती है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, डीड के अंदर क्या क्या चीज़। अभी जैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये तो 5 पॉइंट तो एग्जाम के लिए है ना, बाकी बहुत सारे पॉइंट है, 10-17 पॉइंट है टोटल, ठीक है, 20 पॉइंट, समझ में आ गया ना। देखो इसके बाद में ये भी लिख सकते हैं कि पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और मेंशन की जा सकती है। पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर्स लोन टू द फर्म मतलब कि जैसे मान लीजिए फर्म मतलब बिजनेस को अगर कभी ये पार्टनर जब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जैसे क्या होता है, कई बार सीजन होता है, सीजन के टाइम पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना। तो अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कम बिजनेस को, है ना, अगर ज़्यादा पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, पार्टनर से लोन भी ले सकती है, ठीक है। जैसे बैंक से लोन ले सकते हैं ना हम, है ना, वैसे ही कोई पार्टनर भी क्या कर सकता है, एज एन लोन फॉर बिजनेस को पैसा दे सकता है, ठीक है। जैसे ABC तीनों पार्टनर है ना, और उनको अगर मान लीजिए बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में अगर पैसों की रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो या तो लोन ले सकते हैं या आप किसी पार्टनर के पास में एक्स्ट्रा फंड है तो उससे एज एन लोन क्या कर सकते हैं, वो बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोन टू द पार्टनर, अगर कभी बिजनेस के पास में ज़्यादा पैसा है तो वो पार्टनर को भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। तब जब इनके अंदर इंटरेस्ट रेट वगैरह सब मेंशन कर दी जाती है एग्रीमेंट में ना। ड्रॉइंग बाय पार्टनर मतलब ये होता है, देखो एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है तो वहाँ पे ड्रॉइंग ईजिली की जा सकती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो खुद एक अकेला बिजनेसमैन है, ठीक है। पर अगर जैसे मान लीजिए पार्टनर से, है ना, और पार्टनर जब बिजनेस कर रहे हैं तो अगर जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है और एक ए पार्टनर है जो कई बार ड्राइंग करता है बिजनेस में से, B और C बहुत कम ड्राइंग करते हैं, तो बताइए इसमें प्रॉब्लम होगी ना B और C को, यार A तो बार बार क्या कर रहा है, बिजनेस से ड्राइंग किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो ड्राइंग की लिमिट लगा देते हैं कि साहब साल भर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा की ड्राइंग कोई नहीं करेगा, ताकि क्या है कि एक लिमिट रहेगी ना तो उससे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और सर कभी अर्जेंटली बहुत रिक्वायरमेंट हो गई तो फिर ऐसी कंडीशन में एक ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट पे कर देना, जितना पैसा आप ड्राइंग के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करोगे उतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना पड़ेगा, सीधी बात है। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो या तो वो इंटरेस्ट का क्लोज बिजनेस में लिख सकते हैं या फिर उसकी लिमिट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो लिख रहा है इफ द ड्राइंग
अलाउ द लिमिट अलाउ कर देंगे, या इंटरेस्ट ऑन ड्यूरेशन एक्सेट्रा इट ऑल्सो इज सेपरेटली क्लियरली, मतलब इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो इससे क्या होगा, कोई पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो उसको पता होगा कि अरे यार मुझे इसे इंटरेस्ट के साथ देना है तो ज़्यादा टाइम के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा ही नहीं, अगर उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होगी तो ही वो बिजनेस से विड्रॉ करेगा। तो इंटरेस्ट एक सबसे अच्छा क्लोज होता है कि अगर ड्रॉइंग की जाती है तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट का क्लोज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका ड्यूरेशन भी हम इसके क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, या जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। सैलरी कमीशन पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करता है तो उसको सैलरी या कमीशन क्या किया जा सकता है, अलग से दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं।